नमस्कार। मैं राहुल राज। और जैसे आपको पता ही है, साल के अंत में बिहार का चुनाव है। और कहा जाता है कि देश की राजनीति का जो रास्ता है वो बिहार के रास्ते ही दिल्ली तक पहुंचता है। और बिहार चुनाव पे और उनकी गतिविधियों को लेके आज हमारे साथ हैं शंभू भद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार के राजनीति में जो गठबंधन है, जहाँ तक नीतीश कुमार काफी दिनों से मुख्यमंत्री हैं, तो आने वाले चुनाव में इस गठबंधन और नीतीश कुमार जी का क्या ये योगदान रहेगा, और बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है नीतीश कुमार का, जी का, और इस गठबंधन का, जो एनडीए गठबंधन है। देखिए, फिलहाल तो स्थिति ये है कि जो एनडीए है, आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और नीतीश की पार्टी जदयू का जो मेन गठबंधन है और सत्ता में है। तो इस चुनाव में जो अभी इस साल के अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होंगे, को अगर आप देखें तो इस गठबंधन ने एक मैसेज दिया है कि अभी पटना में जदयू के कार्यालय पे और बीजेपी के कार्यालय पे दोनों जगह एक पोस्टर लगा है, और उस पोस्टर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का फोटो है। तो इसका मतलब है कि ये बिना किसी लिखित या बिना किसी बयान के ये मैसेज दिया गया कि इस बार भी बीजेपी और जदयू एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और नीतीश और मोदी ही चेहरा होंगे। बीजेपी की तरफ से मोदी और जदयू की तरफ से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर दबाव है कि लगातार 4 टर्म से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें कि कहा जा रहा है कि नीतीश की जो मेमोरी पावर है, खास करके उनके याददाश्त को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और उसके बाद उनके काम करने के तरीके को लेकर के कई बार अहंकार की स्थिति होती है। तो ये सब सवाल को लेकर के एक सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी नीतीश के साथ ही जाएगी, या फिर आगे जब चुनाव होता है और इसको सत्ता मिलती है तो क्या नीतीश ही सीएम होंगे। इस तरह के कई सवाल उठते हैं, लेकिन इसका पहला एक जवाब के तौर पर तो ये दिया गया है कि नीतीश और मोदी ही मतलब इस दल के चेहरा होंगे, इस पे बात होगी। चेहरा होंगे सर। और सीएम कैंडिडेट के बिल्कुल तौर बिल्कुल। पर बीजेपी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है, तो नीतीश अगेन एक बार इस गठबंधन के चेहरा होंगे और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर सत्ता में ये गठबंधन आता है तो उसके बाद स्थिति होगी कि नीतीश सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये अभी एक अधर में बात रहेगी, वो सीट पे डिपेंड करेगा कि बीजेपी के पास कितनी सीटें आई हैं विधानसभा में और जदयू के पास कितनी सीटें आई है। क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने ये जरूर कहीं न कहीं एक चर्चा रहती है कि बिहार में वो अपने दम पे सरकार बनाए। लेकिन सर, अगर देखा जाए, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है, हमेशा से घोषित रहा है, मोदी जी ने भी हमेशा से कहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इस बार कुछ वैसा नहीं लग रहा है, तो क्या बीजेपी के अंदर या जेडीयू के अंदर इस चीज को लेके कुछ उसका असर चुनाव पे होगा? मुझे लगता नहीं है कि बिहार में इस पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो जदयू के लोग हैं वो मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, नीतीश ही चेहरा है, नीतीश के नाम पे वोट लेते हैं। बीजेपी के अंदर में जो थिंक टैंक है उनको लगता है कि मोदी के नाम पे वोट मिलता है। तो बिहार में जो अभी मेन रूप से जो अगड़ी जातियां हैं, जो मेन रूप से चार, जिसको कि लालू यादव कभी भुरावाल कहते थे, तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, ये जो चार जो अगड़ी जातियां हैं उसका कॉम्बिनेशन सोशल इंजीनियरिंग देखेंगे तो वो सभी अभी पहले कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, अभी बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के साथ का एक 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 बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ सवर्णों का है। इसके बाद जो अलायंस, जो बाकी अलायंस है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे एलजेपी हो, ये सारे की सारी जो लड़ाई है वो ओबीसी और दलित वोट बैंक में ही डिवीजन है।
जी। अगड़ी जातियों के वोट में कोई डिवीजन नहीं है। तो इसीलिए जदयू का और बीजेपी का, और उसमें अगर चिराग पासवान की पार्टी है, मतलब कहा जाए ये तो एक तरह से प्राकृतिक गठबंधन, नेचुरल ये गठबंधन है बिहार हाँ, में, पिछले ये 20 सालों तीनों से मिल चल जाए रहा है। तो ये तीनों मिल जाए तो एक डेडली गठबंधन बन जाता है। मतलब इसकी जो विनिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो अगर सर हम बात करें विपक्ष की, तो तेजस्वी यादव तो खैर महागठबंधन का चेहरा है, ऑलमोस्ट फाइनल है, डिसाइडेड है। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सामाजिक न्याय और रोजगार की जो बात करते हैं, उसका चुनाव पे क्या असर हो? उसका भी एक बड़ा है कि नॉन बीजेपी अलायंस जो है उसमें महागठबंधन स्ट्रांग है, और महागठबंधन में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो काफी स्ट्रांग है, और उसका जो एमओआई समीकरण है वो एक बड़ा वोट बैंक भी है और जिताऊ वोट बैंक है। और महागठबंधन और एनडीए को अगर टक्कर मिलेगा राजग को, तो महागठबंधन में राजद से ही मिलेगा। और अभी कुछ दिन पहले जब राजद और कांग्रेस में सीट को लेके, सीट शेयरिंग को लेके जब चर्चा हो रही थी या बातचीत चल रही थी, तो उस दौरान ये हमेशा हुआ कि कांग्रेस अधिक सीट चाहती है और आरजेडी उसको कम सीट देना चाहता है। तो इस कंडीशन में ये हुआ कि कन्हैया कुमार को आगे किया गया कि वो एक कांग्रेस का फेस होगा। हालांकि बाद में कन्हैया कुमार ने खुद ही स्पष्ट किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो उसमें जी। मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से तेजस्वी होंगे, क्योंकि आरजेडी एक बड़ा दल होगा। तो इस तर्क के आधार पे जो शंकाएं उठ रही थी, जो सवाल उठ रहे थे, और कांग्रेस महागठबंधन के अंदर जो एक दरार पैदा होने की संभावना थी, उसको कन्हैया कुमार ने एक तरह से खत्म किया कि बड़ी पार्टी के नाते तेजस्वी ही सीएम होंगे, बाकी कांग्रेस उसका एक सहयोगी के दल पे काम करेंगे। लेकिन बिहार में एक जो महा जी जी। महागठबंधन के जी जी, अंदर बोलिए जो एक बोलिए। बड़ी महागठबंधन के अंदर जो एक बड़ी बात है वो ये है कि जो भाकपा माले एक पिछले चुनाव में एक बड़ी ताकत के तौर पे जो माले वहां पे है, और वो महागठबंधन के साथ है। तो आरजेडी की कोशिश है कि माले को, भाकपा माले को अधिक सीट दी जाए बजाय कांग्रेस को, कांग्रेस से अधिक सीट भाकपा माले को मिले और उससे कम सीट कांग्रेस को मिले। ये कोशिश है आरजेडी की कि इन तीन पार्टी में से सीट शेयरिंग इस लेवल से हो कि सीटों का सबसे बंटवारा ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में कर सकें। हाँ। अगर और सर माले। महागठबंधन और एनडीए की अगर बात को रखते हुए अगर एक तीसरी भूमिका की बात करें, जिसमें आजकल ज्यादा सक्रिय हैं आपको प्रशांत किशोर, और कभी कभी लगता है कि चिराग पासवान भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान किस तरह से असर डालेंगे बिहार के चुनाव पे? बिहार की राजनीति में अगर मान लीजिए कि कोई वैचारिक एक तरह से जो बिहार को एक तरह से हॉन्ट किया है, मतलब आपको जो उद्वेलित किया है, जो बिहार को जो एक उद्वेलित कर रहे हैं मुद्दों को लेकर के, बिहार की स्थिति को लेकर के, बिहार की प्रगति को लेकर के, बिहार की राजनीति को लेकर के, नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर के, लालू यादव की राजनीति को लेकर के, तो ये प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तमाम एक तरह से जो बौद्धिक वर्ग है वहां से जो बाहर लोग पलायन करके जो बाहर रहते हैं, तो वो जो एक वर्ग है जो दूर रह करके ये चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार की स्थिति बदले, और बिहार में जो एक टैबू स्टेट, एक गरीब राज्य के तौर पे जो बिहार की एक छवि बन गई है रोजगार और उस पलायन का जो एक आरोप लगता है बिहार पे तो कि गरीबी है, तो पलायन है, उस रोजगार नहीं है। तो उसको उसको ब्रेक किया जाए, तो ये एक वैचारिक आंदोलन के तौर पे आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है बिहार की राजनीति में। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर की उपस्थिति होगी, वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। अब ये तय है कि अभी बिहार की जो जनता है, जो देखिए जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, वो वोट देने नहीं जा रहे हैं, या तो दिल्ली में बैठे हुए हैं या मुंबई में बैठे हुए हैं या अमेरिका में बैठे हुए हैं। वो लोग हैं जो बिहार के अंदर में, जो लोग वोट देंगे, वोट देने के लिए जाएंगे, उनके स्पेस में प्रशांत किशोर कहीं नहीं आते हैं।
उनकी जो सोच तो है, वो लोग उनकी हैं जो जो ट्विटर पे समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, हाँ जो हाँ, जो जो एक्स पे वोटिंग पैटर्न, करते जो हैं। वोटिंग पे बेशक प्रशांत किशोर ने बिहार की यात्रा की हो, गांव गांव जाकर के लोगों से बात की हो, लोगों से संवाद किया हो, तो लेकिन लोग अभी उसको परखेंगे, जांचेंगे, तुरंत उनको जो है सो वोट देने के लिए नहीं पहुंच जाएंगे। अभी लोगों के दिमाग में सेट है कि या तो हम बीजेपी या अलायंस की तरफ हम वोट दें, नीतीश की तरफ वोट दें, या या तेजस्वी महागठबंधन। या महागठबंधन को वोट दें। वो दो डिवीजन में है कि या तो इधर वोट दें या उधर वोट दें। तो अभी की इन स्थिति सब के में बीच सर आप इन सबों के बीच सर आप चिराग पासवान को कहाँ देखते हैं? अभी चिराग पासवान का एक राजनीति के तौर पे बिहार में कोई वजूद नहीं है। वो 4-5 सीट जो लोकसभा में ले आते हैं, या 10-20 सीट जो विधानसभा में ले आते हैं, या 5 सीट ले आते हैं, वो केवल गठबंधन की वजह से ले ले आते हैं। अगर मान लीजिए कि वो गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे तो राजनीतिक रूप से बने रहेंगे। अगर गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर राजनीतिक रूप से अभी जैसे उनका पिछली बार हुआ था, मौजूद, एक भी सीट नहीं आया था जैस उनको। हाँ, जैसे पिछली बार हुआ था, उन्होंने नीतीश को नुकसान पहुंचाया। और कोई मतलब ये बात भी बड़ा समझ से परे है कि मैं अभी अनाउंस किया चिराग पासवान ने कि एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, और हम राजग यानी कि एनडीए को हम मजबूत करेंगे। तो ये किसी आम आदमी के समझ में नहीं आएगा कि तुम अलग चुनाव लड़ोगे और कैसे एनडीए को मजबूत करोगे। जी जी क्योंकि जी जी। जो भी नॉन एनडीए वोटिंग होगी, यानी कि अभी सत्ता में नीतीश कुमार है और बीजेपी है, तो सत्ता के अगेंस्ट जो भी वोटिंग होगी, वो सारे वोट तो नुकसान ही पहुंचाएगा उनको, सत्ता में जो एनडीए को या इसको। तो आप अगर अलग से खड़े हैं तो आप जब वोट काटेंगे तो आप सरकार में जो पक्ष के वोट हैं उसी को वोट काटेंगे। आपके आपके वोटर वो नहीं है। आपके वोटर जो राजद के वोटर हैं, या जो कांग्रेस के वोटर हैं, या जो भाकपा माले के वोटर हैं, वो वोटर आपके नहीं हैं। आपके आपके वोटर इन्हीं राजग वाले वोटर के चंक में से आपका वोटर है। और आप ग्राउंड पे कुछ खास नहीं कर रहे हैं। रामविलास पासवान की जो लिगेसी है, रामविलास पासवान ने जो मेहनत उसी की को लेके थी, आगे बढ़ रहे हैं। की थी ग्राउंड पे। रामविलास पासवान जमीनी नेता थे गांव से, और ये हॉलीवुडी नेता हैं, बॉलीवुडी नेता, सॉरी, बॉलीवुडी नेता हैं। यानी कि आप जी जी। चांदी के चम्मच में पैदा हुए परिवार में आए हैं और आपको सत्ता मिल गई है। चाचा से भी लड़ गए, परिवारवाद अपने का भी आरोप काफी चिराग पासवान जी पे लग रहा है, लड़ बीच में आया भी था दामाद आयोग जैसे मेन आरोप लगे रूप उन से पे। मेन रूप से, और बयान भी उनके बड़ा हास्यास्पद होते हैं कि मैं हनुमान हूँ, मोदी है, फल्ला है, चिल्ला। भाई तुम बिना मोदी का नहीं, एक बार बोल के तो देखो, इंडिपेंडेंट बिहार के लिए तो बात करो। केवल ये कि जहाँ द्विअर्थी वाली, और हम राजग में भी रहें, हमको सत्ता मतलब सत्ता का लाभ भी लें, और हम चुनाव में आए भी, तो अभी कोई राजनीतिक रूप से, मैं एक ही शब्दों में कहना चाहूंगा कि राजनीतिक रूप से चिराग पासवान का बिहार में अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। उनको अगर चाहिए कि बिहार में एक युवा राजनीति में एंट्री करनी है, तो गमछा लेके उतरना पड़ेगा बिहार में के सड़कों पे। तभी जो गमछा की भाषा होती है ना, गमछा लेके उतरना पड़ेगा भैया, जी जी तभी आपकी आपकी स्वीकृति होगी। जी। अगर आप देखें, बिहार के चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कानून और व्यवस्था का। कोई भी बात हो, अगर बिहार के चुनाव में कानून व्यवस्था को आप पीछे नहीं रख सकते। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के सुशासन और इन सब चीजों से कानून व्यवस्था सुधरी, और लोगों ने उनकी उसकी तारीफ भी की, लेकिन अगर आजकल आप देखा जाए तो अभी कल की घटना है, आज की घटना है, जिसमें कल की घटना में छपरा में राजपूतों का नरसंहार का नाम दिया गया, इसमें 5-6 लोगों को काट दिया गया बीच में। और आप कल रात की घटना देखें, खेमका है एक वरिष्ठ वहाँ व्यापारी थे, उनकी हत्या हो गई दिन दहाड़े, और बिल्कुल थाने से बिल्कुल नजदीक में। तो इन सब चीजों का आप क्या असर देखते हैं, जो सुशासन है उन सब चीजों को कोई असर पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से असर पड़ेगा, असर पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कानून व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं है तो करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार पहले टर्म में जब आए, दूसरे टर्म उनके जो 10 साल थे उसमें वो निश्चित रूप से जो लालू के 15 साल के शासन थे, जिसमें जंगल राज या कानून व्यवस्था की चीजें
खराब हुई और एक तरह से बिहार एक जंगल राज के तौर पे, मान लीजिए अराजक स्टेट के तौर पे की छवि बन गई बिहार की उनके 15 साल में। तो उस छवि को तोड़ने में नीतीश ने अहम भूमिका निभाई। और नीतीश कुमार ने कुछ शुरू के 10 साल में निश्चित रूप से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पे काम किया, सड़कों पे काम किया, बिजली पे काम किया। लेकिन उस 10 साल के बाद जो अगला 10 साल नीतीश का रहा है, उसमें नीतीश केवल सत्ता में कैसे बने रहे इसकी राजनीति की है। बिहार में क्या हो रहा है, बिहार को कैसे बदलना है, बिहार में उद्योग क्यों नहीं है, बिहार की खेती को, कृषि को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, बिहार में एक जल संसाधन मतलब बहुत कहीं ना बड़ा। कहीं बस मुख्यमंत्री के कुर्सी के चारों तरफ ही मुद्दा नीतीश कुमार अपने आप को घुमाते रहे। तो ये जो 10 साल इनका है, इसमें सत्ता में बने रहने की राजनीति नीतीश कुमार ने की है। इसीलिए नीतीश को अभी कानून व्यवस्था पे पकड़ है, चाहे राज्यों की वित्तीय स्थिति है, कहीं कोई होल्ड नहीं है, कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बीजेपी जो हिचक रही है नीतीश कुमार के साथ आगे जाने से, उसके पीछे एक यही कारण है कि अभी चुनाव किसी तरह से हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीति है, काम करने की जो छवि है, वो उस पे दरक गई है, उसमें डेंट लग गया है। अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं प्रदेश में, प्रदेश को अगले लेवल पे नहीं ले जा रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि बिहार में नया नेतृत्व आना चाहिए। ना लालू परिवार का नेतृत्व आए, ना नीतीश कुमार आए, आप नए एक आदमी को थर्ड बिहार चेहरा में कोई आए। बिहार में आए। क्योंकि एक बिल्कुल। 20 साल से बिहार की जनता एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं, और 20 एक साल तो व्यक्ति बहुत के। होता है, 20 साल 2 दशक। लाइन तो पूरी होनी दीजिए, तो तब ना जी जा जी। करके शो बनेगा। बीच में ही डिस्टर्ब कर नहीं नहीं देंगे सर, तो नहीं, बताएं, बोले सर, लाइन बोले सर। लाइन नहीं बन पाएगी ना आपकी। बोले सर, बोले सर। चलें, मैं ये कह रहा था बोले कि क्या मैं बोले सर, ये कह बोले। रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जो बिहार की राजनीति को एक नए चेहरे की जरूरत है। एक चेहरा, एक व्यक्ति, जैसे नीतीश कुमार का उदाहरण लेंगे तो उनकी जो काम करने की क्षमता है या बिहार में बदलाव लाने की स्थिति है, उसको जनता ने देख लिया है। आप 5-10 साल में काम करके दिखाया, अगले 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, तो उनको 20 साल लोगों ने मौका दिया। एक स्टेट को बदलने के लिए, एक स्टेट के सिचुएशन को बदलने के लिए, एक स्टेट में आर्थिक प्रगति के लिए, उसको तरक्की के लिए 20 साल कम नहीं होता है एक व्यक्ति के लीडरशिप में। लेकिन उस 20 साल का जब आप आकलन करेंगे, तो बिहार आज कहीं नहीं खड़ा है, सिवाय कि आप बिहार की जो इकोनॉमी है, वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। कि यानी कि पैसा आपको बाहर से जा रहा है, उसके बल पे बिहारियों का काम चल रहा है। तो इस मनी ऑर्डर इकोनॉमी से बाहर निकलना है। दूसरा कि जो एजुकेशन सिस्टम है बिहार का, उसमें देखेंगे तो एक साल में कम से कम 27,000 करोड़ रुपया बिहारियों का जाता है विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट को, विभिन्न एजुकेशन सिस्टम को जो बिहार से बाहर है। तो यानी कि इतना पैसा बिहार का पढ़ाई के नाम पे दूसरे जगह खर्च हो रहे हैं। ये खर्च बिहार में हो सकता था अगर एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाया जाता। जबकि पटना का भी हब हुआ करता था, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये एजुकेशन का हब हुआ करता था। और इन जगहों पे लोग अब कोचिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उस वो पैसा रुक सकता है, अगर ये सरकार काम करती तो वो पैसा रुकता, बिहार के डेवलपमेंट को और ज्यादा डेवलपमेंट होता। ऐसे बहुत सारे इशू है जिसपे कि आप बात कर सकते हैं। और जो स्थिति यहाँ बिहार की है, उसमें बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि एक नई तरह की राजनीति वहां पे हो। सर आजकल बिहार में एक नया हंगामा मचा हुआ है मतदाता पहचान पत्र को लेके। काफी लोग बातें कर रहे हैं, महागठबंधन कह रहा है कि नाम काटने की साजिश है, एनडीए बोल रहा है कि पुनरीक्षण करवा रहे हैं। तो इन सब चीजों का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा सर? सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाला गया है। देखिए, ये पहली बात तो ये जो चुनाव वाली स्थिति है कि चुनाव से पहले मतदाता का वेरिफिकेशन, मतदाता की पहचान, कोई नए मतदाता जुड़ेंगे या घटेंगे, तो ये हर राज्य में होता है। ये पहली बार बिहार में लेकिन नहीं जिस होता। तरीके से सर वहां हो रहा है, 87 का पेपर, 85 का पेपर, ऐसा तो सर कहीं हम लोग नहीं देखे हैं होते हुए। ऐसा बिहार में क्यों?
आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है? उस डॉक्यूमेंट में कम से कम 12 से 15 पॉइंट दिया गया है कि अगर किसी के पास 10वीं का प्रमाण पत्र हो, किसी के पास मुखिया से लिखाया हुआ आवासीय प्रमाण पत्र हो, ऐसे करके, मतलब कि मतदाता वोटर बनने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 15 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इतने ऑप्शन, ये तो हर राज्य में होता है कि जब चुनाव होता है, अभी हरियाणा में एक तरह पीछे से मतलब चुनाव हुआ। अफवाह फैलाया जा रहा है। तो वोटर लिस्ट का जो अभी क्या हो रहा है कि जैसे संविधान को लेकर के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया और बीजेपी को सफाई देनी पड़ी, ठीक उसी तरह से अभी बिहार में एक कोशिश हो रही है कि अगर मान लीजिए कि वोटर आईडी के नाम पे वहां पे जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उस काम को कैसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। होता यह है कि बिहार में करीब बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, हम जैसे लोग बाहर रहते हैं, और हम जी। हमारा वोटर आईडी गांव में भी है, वोटर आईडी यहाँ भी है। तो एक तो इस ये चीज साफ होनी चाहिए कि आप किसी एक जगह के वोटर रहे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, तो वो एक साफ होना चाहिए। दूसरा, जो घुसपैठिया होता है, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, ये तीनों ही राज्य घुसपैठियों से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको याद होगा, गांव जाइए, कहीं भी चले जाइए तो मलदैया मिलता है। वो मलदैया कौन है? वो है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। वो अब यहाँ के बासी बन बिहार के तो चुके कुछ हैं। जिले भी हाँ, हैं सर, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, वहाँ तो भरे पड़े हैं सर, काफी संख्या है उनकी। हाँ, तो यानी कि अगर मान लीजिए उसके आधार पे अगर सफाई हो रही है, तो मैं इस सफाई के पक्ष में हूँ कि सफाई होनी चाहिए। वोटर आइडेंटिटी पहचान के वोटर लिस्ट अच्छे से बनने चाहिए, जो वाकई में वहां पे वोटर है वो आना चाहिए। अब जो दल या जो राजनीति लोग, ऐसे लोग हैं जो बोगस वोट के आधार पे मान लीजिए काम कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को वोटर बनाए हुए हैं, जैसे झारखंड में आपने एग्जाम्पल देखा कि बहुत सारे बांग्लादेशी हैं जो कि गांव में जाकर के वोटर बना रखे हैं और उसके आधार पे वो वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं। तो वो कंडीशन अगर बिहार में कुछ लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको आपत्ति होगी। और उसमें तो कोई दल तो नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, तो चुनाव आयोग कर रहा है तो आपको उसकी उसको स्वागत करने में क्या हर्ज है? कि ठीक है, वोटर अगर मान लीजिए कोई जांच ही तो कर रहा है ना कि भाई आपके पास प्रमाण है कि नहीं, वैध प्रमाण है कि नहीं, यही तो कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा है। इस तरीके से सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर जो एक सफल ऑपरेशन था, जिसकी काफी चर्चा भी हुई, तो उसको भी महागठबंधन बिहार में ये कहने में विपक्ष उसको लेके जा रहा है कि एक फेल ऑपरेशन था ये था, तो उसका ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों का कितना असर बिहार के चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे अगर विपक्ष ये कहने के लिए जाएगा जनता के बीच और में सर कि कहा भी गया ये था, मैं आपको रोकूंगा, कहा भी गया था कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से जोड़ के लोगों ने उसको जोड़ के देखा कि उसका असर बिहार के चुनाव के चलते हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सो पहलगाम की घटना के अगले दिन बिहार में रैली की थी। यार। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देखिए, ये एक राष्ट्रीय इशू है, राष्ट्रीय मुद्दा है। अब इसमें अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ ये चीजें अलग है, लेकिन अगर पॉलिटिकल सेंटिमेंट की बात करेंगे तो राष्ट्रीयता के मुद्दे पे अगर कोई विरोध करेगा तो वो उसका नुकसान होगा। तो ऑपरेशन नुकसान सिंदूर होगा। को लेकर के अगर विपक्ष मुद्दा बनाएगा कि ये फेल था या कुछ भी था, क्योंकि ये सेना का काम था, ये किसी दल का काम नहीं, सरकार का काम था। तो आप देश के बाहर के लोगों से लड़ रहे थे, देश के अंदर किसी से नहीं लड़ रहे थे। तो उस आधार पे जो भी हुआ वो सबके लिए, वो फैसला सबके लिए था। उस फैसले का विरोध करके आप राजनीति करेंगे तो उसमें फिर बीजेपी को फायदा होगा, विपक्ष को नुकसान होगा। और विपक्ष आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से अगर आप देखेंगे, जो राजनीति है विपक्ष की, चाहे कांग्रेस की रही हो केंद्र के स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे दलों की राजनीति रही हो, तो आप देखिएगा कि इन छोटे छोटे मुद्दों की वजह से वो हमेशा फंसते हैं और उनको चुनावी नुकसान होता है। अगर सर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना इस चीज में सफल होंगे, या निशांत का कोई प्रभाव होगा राजनीति में? और जेडीयू निशांत भी का चाह रहा है कि वैसे अगर जेडीयू को रखना है जिंदा तो निशांत को लाना पड़ेगा।
कैसे देखते हैं आप इसको? अब ये तो हमारे भारतीय समाज की मानसिकता है कि भैया बाबूजी हैं तो बेटे को ले आओ, लालू जी हैं तो तेजस्वी को ले आए। अब नीतीश कुमार अगर निशांत को लाएंगे तो फिर पार्टी विद द डिफरेंस और गठबंधन विद द डिफरेंस का आप कैसे जनता के बीच में बात करेंगे? आपको भी लगेगा कि भैया आप तो परिवार उन को पर आगे भी बढ़ा रहे परिवारवाद का आरोप हो, लगेगा। बात का आरोप लगेगा। और एक व्यक्ति नीतीश कुमार 20 साल के शासन में अगर जदयू में अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाए या तैयार नहीं कर पाए, तो ये तो उनकी विफलता है, राजनीतिक विफलता विफलता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अगर आप ये देखें कि एनडीए वर्सेस तेजस्वी, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सर बिहार के राजनीति में यही चीज होने वाला है, एनडीए वर्सेस तेजस्वी। तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से इसको ये बैलेंस ये करें? एक ये एक कड़ा मुकाबला होगा। एनडीए की जी भी स्ट्रांग है, और तेजस्वी की जो पार्टी है और प्लस गठबंधन है वो भी स्ट्रांग है, चुनावी रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, मुद्दों के तौर पे भी। तो ये एक कड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है बिहार के चुनाव। जी सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार के चुनाव पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपका नमस्कार, शुभ रात्रि सर। धन्यवाद।